अस्सलामुअलैकुम। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इन्फ्लेमेशन और न्यूट्रोफिल्स का और मोनोफेजिस का हमारी इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पॉइंट है कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगी कि जब एक टिश्यू की इंजरी होती है, ठीक है, किसी भी तरह से हो सकती है, किसी भी वजह से भी हो सकती है, कोई बैक्टीरिया कॉज कर सकता है, ट्रोमा, किसी भी किस्म के केमिकल की वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, जब हमारे पास टिश्यू की इंजरी होती है तो वहाँ से निकलते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, और साफ ज़ाहिर है वो जो उसके आसपास अनइंजर्ड टिश्यू होते हैं वो वहाँ पे भी फैल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ वो एरिया जहाँ पे इंजरी हुई है और वो वाला एरिया जो आसपास उसके केमिकल्स फैल रहे हैं, ठीक है, जो इंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ टिश्यू चेंजेस है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेमेशन। सो द पॉइंट इज इन्फ्लेमेशन काज कैसे होती है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ये है कि जो एरिया टिश्यू का, वो एरिया जहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, उस एरिया की जो ब्लड वेसल्स होना है वो डायलेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, उस एरिया की ब्लड वेसल्स की वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन से क्या होता है, वेजोडाइलेशन से ये होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे ये होगा कि उस एरिया की जो इंजरी वाला टिश्यू की इंजरी वाला एरिया, उस एरिया में जो कैपिलरीज होंगी उनकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे जो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड है वो ज़्यादा लीक होगा, किसमें, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात ये होगी कि जो हमारे पास उधर इंटरस्टिशियल एरिया का फ्लूइड है उसकी क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्लोटिंग क्यों स्टार्ट हुई है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे फिब्रिनोजिन है और अदर प्रोटीन है जो कि हमारे कैपिलरीज से निकलते हैं। ठीक है, तो उस फ्लूइड की क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देंगे। चौथी क्या बात है, चौथी यह है कि देखिए, जब भी एक टिश्यू की इंजरी हुई है, साफ ज़ाहिर है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी बॉडी में से जो हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं मैक्रोफेज सिस्टम, वो एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मोनोसाइट्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे कहाँ, टिश्यू की तरफ माइग्रेशन उनकी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पांचवी बात यह है कि उस एरिया की स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग तो ऑफ कोर्स उसकी होनी है जब इतनी चीज़ें वहाँ पे हो रही है, वेजोडाइलेशन हो रही है, वहाँ पे क्लोटिंग हो रही है, वहाँ पे कैपिलरीज की परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और वहाँ पे माइग्रेशन हो रही है ग्रैनुलोसाइट्स की और मोनोसाइट्स की। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो पांच चीज़ें हैं ना, ये किन प्रोडक्ट्स की वजह से होती हैं। तो जब टिश्यू की इंजरी होती है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इस रिएक्शन का काज बनते हैं, और वो प्रोडक्ट कौन से हैं, वो प्रोडक्ट है हमारे पास हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, पोस्टाग्लाइकिन और कुछ और प्रोडक्ट्स जो हमारे इस सारे एरिया में होते हैं, ब्लड क्लोटिंग के सिस्टम में जो उनसे निकलते हैं। कुछ ऐसे मल्टीपल सब्सटेंसेज होते हैं जिनको हम लोग लैम्फोकाइनिन्स कहते हैं। लैम्फोकाइनिन्स क्या है, लैम्फोकाइनिन्स रिलीज होते हैं एक सेंटेसाइज टी सेल से जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो सेवरल ऑफ दीज सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट, अब ये जो सारे सब्सटेंसेस थे ना, जैसे हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, पोस्टाग्लाइकिन, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे हमारे मैक्रोफेज सिस्टम को। मैक्रोफेज सिस्टम के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि वॉलिंग ऑफ क्या होता है, वॉलिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोचेंगे जब भी किसी भी जगह पे कोई क्या लें, कोई चीज़ ख़राब होना शुरू होती है तो हम यही कोशिश करते हैं ना कि उस चीज़ को, वो वाली चीज़ जो ख़राब नहीं है उससे अलग कर दें, ताकि जो चीज़ सही है वो भी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है मेनली वॉलिंग ऑफ। फॉर एग्जांपल, अब किसी भी एरिया पे इंजरी हुई है तो उस एरिया को उस एरिया से अलग कर देना, जिस एरिया में इंजरी के अभी इफेक्ट्स नहीं कोज हुए हैं, उसको हम लोग कहेंगे वॉलिंग ऑफ। ठीक है, वॉलिंग ऑफ। ठीक है, अब बात यहाँ पे पॉइंट ये है कि इसमें दो तरह की बातें की गई हैं। एक बताया गया है, एक होती है स्टे फाइलोकोकाई और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई। जो स्टे फाइलोकोकाई है ना, ये जो सा इसका जो इफेक्ट है ना, ठीक है, ये एक्सट्रीमली जो ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं ना, वो एक्सट्रीमली लीथल होते हैं। सेलुलर टॉक्सिन्स, लीथल मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और ये डेथ कोज कर सकते हैं। ठीक है, पर इसका एक है कि जो स्टे फाइलोकोकाई होती है ना, इसके इफेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करता इतनी जल्दी। ठीक है, इसकी बजाय जो स्ट्रेप्टोकोकाई है, ये बेशक इसका जो इफेक्ट होता है वो इतना इंटेंस नहीं होता, डिस्ट्रक्शन इतनी जल्दी कॉज नहीं करता, लेकिन इसकी जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो स्टेफाइलोकोकाई से ज़्यादा है। इस वजह से स्ट्रेप्टोकोकाई होगा वो जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा और आसपास के चीज़ों को भी ख़राब कर देगा, जिस वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकाई है वो ज़्यादा डेंजरस है बनिस्बत हमारे पास स्टेफाइलोकोकाई के।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का रिस्पॉन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन तो हो गई है, अब इधर मैक्रोफेजेस का और न्यूट्रोफिल्स का क्या रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ डिफेंसेस को। टोटल यहाँ पे 4 लाइन ऑफ डिफेंसेस डिस्कस की गई हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर क्या होगा, सिंपल बात है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये होगा कि जो उसी एरिया के, मतलब जहाँ पे टिश्यू की इंजरी हुई है, ठीक है, उसी एरिया के जो मैक्रोफेजेस है ना वो आएंगे जनाब, और वो वहाँ पे ना अपना काम करेंगे, वहाँ के बैक्टीरिया के साथ लड़ेंगे और काम खत्म। ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसे हम लोगों को पता है कि स्किन के अंदर जो हमारे पास मैक्रो, और हमने हर एरिया के पीछे टॉपिक्स में भी ना कुछ एरिया के मैक्रोफेजेस के स्पेसिफिक नाम थे। जैसे स्किन के मैक्रोफेजेस को हम लोग हिस्टोसाइट्स कहते हैं, और लंग्स के हम लोग एल्वुलर मैक्रोफेजेस होते हैं, और ब्रेन के माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्किन में हमारे पास कोई इंजरी हुई है तो जो हिस्टोसाइट्स होंगे वो जाएंगे और वहाँ के बैक्टीरिया के साथ लड़ेंगे और उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की कमी है तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होगी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, वो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, वो हमारे इन्फ्लेम्ड एरिया में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है कि न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेम्ड एरिया में आएंगे कैसे। पिछले टॉपिक्स में मैंने बताया था एक प्रोसेस डायबिटीज होता है, जिसके अंदर ये होता है कि जो सा सेल है ना उसको स्क्वीज होना पड़ता है, क्योंकि उसने स्मॉल पोर्स में से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इधर उन्होंने बताया है तरीके, 3 तरह के तरीके बताए हैं जिससे जो न्यूट्रोफिल्स है वो पहुंचेगा कहाँ पे, इन्फ्लेम्ड एरिया में पहुंचेगा ब्लड से। ठीक है, पहले नंबर पे ये है, अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये एक न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हमारे पास ना अडहियन मॉलिक्यूल जो हैं, या जिसके अंदर सिलेक्टिन और ICAM1 मौजूद है, ये क्या करेगा, इस न्यूट्रोफिल्स को हेल्प आउट करेगा कि ये यूं करके हमारे ब्लड से होता हुआ काम पे टिश्यू सेल में चला जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो ये देखिए सिलेक्टिन जैसे ये इस न्यूट्रोफिल को इसके साथ अटैच करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इधर ले जाएगा, कहेगा आओ मैं तुम्हारी मदद करूँ, चलते हैं। ठीक है, और ये इसकी हेल्प आउट करेगा। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अंदर ये है कि ये देखें, ये जो हमारे पास सेल्स है ना, इनको हम एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। अब क्या होगा, जो हमारे पास इंटरसेलुलर अटैचमेंट है ना एंडोथीलियल सेल्स की, कैपिलरीज की या वेन्यूल्स की, जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर जो इंटरसेलुलर अटैचमेंट है ये उसको लूज करने की कोशिश करेगा। अब जब इंटरसेलुलर जो हमारे पास स्पेसिस हैं वो आपस में लूज होंगे, इतना लूज करेगा कि एक जो न्यूट्रोफिल है ना वो इसके अंदर से क्रॉल हो सके, और क्रॉल होकर कहाँ पे पहुँच जाए, ये पहुँच जाए हमारे टिश्यू में जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। और इस प्रोसेस को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि मतलब सेल थोड़ा स्क्वीज भी होता है, लेकिन ये एंडोथीलियल सेल को उसकी जो सी है इंटरसेलुलर अटैचमेंट्स उसको थोड़ा लूज करते हैं ताकि अंदर से न्यूट्रोफिल्स गुजर सके। ठीक है, और ये की थर्ड पॉइंट हमारे पास है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में मैंने पहले बताया, कीमोटैक्सिस मेनली ये होता है कि फॉर एग्जांपल इन्फ्लेम्ड एरिया है ना, ठीक है, तो उस इन्फ्लेम्ड एरिया के अंदर से ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि न्यूट्रोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल उन केमिकल्स की वजह से उस एरिया तक पहुंच जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सा न्यूट्रोफिला यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है। न्यूट्रोफिला क्या होता है, न्यूट्रोफिला ये होता है कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स की तादाद बढ़ जाती है। बात की वैसे हमें पता है कि ब्लड की जो सी तादाद, न्यूट्रोफिल्स की तादाद जो ब्लड में होती है वो 4000 से 5000 होती है, और ये कितनी इंक्रीज हो जाती है, अप टू 15,000 to 25,000 इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे होती है, वो ऐसे होती है कि जब देखिए एक इन्फ्लेम्ड एरिया है, ठीक है, कोई भी इन्फ्लेम्ड एरिया है ना, वहाँ से जो से केमिकल्स है ना, ठीक है, वो जो केमिकल्स उसके होंगे ना निकलेंगे वहाँ से और वो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम से होते होते वो बोन मैरो में पहुँच जाएंगे, और बोन मैरो में क्या है, बोन मैरो में तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो स्टोर है। तो ये क्या करेंगे, कहेंगे आ जाओ भाई न्यूट्रोफिल्स तुम लोग चलो यहाँ से, और उनको मोबिलाइज कर देंगे। ठीक है, आप न्यूट्रोफिल्स जो है वो मोबिलाइज होकर कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस बात है कि वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड से होते होते वो कहाँ पे चले जाएंगे, इन्फ्लेम्ड टिश्यू में। इसका मतलब ये है कि जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू में न्यूट्रोफिल्स हैं तो सही, लेकिन और इनकी तादाद बढ़ जाएगी, और इस प्रोसेस को हम न्यूट्रोफिला कहते हैं, जिसमें मेनली ब्लड के अंदर जो है वो न्यूट्रोफिल्स की तादाद इंक्रीज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सेकंड मैक्रो, मतलब के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे हम लोगों ने बात करनी है। ठीक है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मेनली ये सिंपल बात है कि जो उनसे मोनोसाइट्स है ना, उन्होंने क्या करना है, वो मूव करेंगे टिश्यू में, और टिश्यूज में जाके मैक्रोफेज बन जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ पे अपना काम करेंगे। मैक्रोफेजिस का काम हमें तो पता है क्या है, कि उन्होंने उधर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना है, और उधर के बैक्टीरियाज और इस तरह के हार्मफुल चीज़ों को उन्होंने किल करना है। ठीक है, पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि मोनोसाइट जो से है ना, वो ब्लड, हमें पता है कि जो मोनोसाइट्स की तादाद है ना वो हमारे ब्लड में कम है बनिस्बत न्यूट्रोफिल्स के। ठीक है,
तो और इनकी साफ ज़रा जो स्टोरेज हुई वो बोन मैरो में वो भी कम हुई। तो ये क्या करेंगे, जब ये जो से मोनोसाइट्स हैं ये जाते जाते किधर जाएंगे, ये जब जाएंगे ना इन्फ्लेम टिश्यू में, तो ये नहीं है कि उन इन्फ्लेम टिश्यूज़ में जाते साथ अपना काम करेंगे, ये अभी उधर जाके फिर भी ये लोग इमेच्योर है, ठीक है। और इनको कम से कम 8 घंटे चाहिए ताकि ये वहाँ पे जाके मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस बने, वहाँ पे जाके स्वेल हो और स्वेल होकर मैक्रोफेजेस बने, फिर जाके वहाँ पे मैक्रोफेजेस बनेंगे और मैक्रोफेज बन के ही अपना वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे। पर द पॉइंट इज़ दैट हमें पहले भी पता है क्योंकि न्यूट्रोफिल्स की बजाय जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका साइज़ भी बड़ा होता है, और जो मैक्रोफेजेस हैं साफ ज़रा हमें पता है कि वो न्यूट्रोफिल से बड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा बैक्टीरियाज को, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है कि वो बैक्टीरियाज को ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरियाज को किल कर सकें। तो साफ ज़ाहिर है जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं बेशक उनकी तादाद कम होती है लेकिन उनका फंक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक्रोफेजेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस। व्हाट इज द फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस? फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में मेनली सिर्फ ये होता है कि जो हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स की प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है ताकि वो जाएँ हमारे इन्फ्लेम टिश्यू में, और इन्फ्लेम टिश्यू में जाके उनकी जितनी ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होगी, जितनी उनकी अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फंक्शन होगा और उतने ज़्यादा बैक्टीरियाज को और टॉक्सिन को ख़त्म करने में और किल करने में मदद मिलेगी। सो ये हमारा पॉइंट था जिसमें मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स क्या काम करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फीडबैक कंट्रोल ऑफ द मैक्रोफेजेस एंड द न्यूट्रोफिल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब ये कि हमारा जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके अंदर जो मैक्रोफेजेस का रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं वैसे तो हमारे पास 2 डजन फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं मैक्रोफेज का रिस्पॉन्स टुवर्ड द इन्फ्लेमेशन। मतलब इन्फ्लेमेशन हुई है तो कितने मैक्रोफेजेस ने जाना है, कितने की ज़रूरत है, वो सारा कंट्रोल कौन करते हैं? तकरीबन 2 डजन फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 5 ऐसे डोमिनेटिंग फैक्टर हैं जो कि मेनली यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं मोस्टली, ठीक है। वो 5 कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 पे तो हमारे पास ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है जो कि TNF होता है, इंटरल्यूकिन 1 फैक्टर है, ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ग्रैनुलोसाइट्स क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, मोनोसाइट क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इनके नामों से पता चला है जो मोनोसाइट्स क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर वो स्टिमुलेट्स करते हैं मोनोसाइट्स को, ग्रैनुलोसाइट्स क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो उनसे है वो ग्रैनुलोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जो ग्रैनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर है वो ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, और ये पांचों के पांचों जितने भी फैक्टर हैं ये एक पावरफुल फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म ये कैसे करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन के एरिया से, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हुई है वो जितनी भी उसको न्यूट्रोफिल्स की मैक्रोफेजेस की ज़रूरत है, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है ये उनको इन्फॉर्मेशन देंगे और वो सारे निकलेंगे, डिफेंसिव वाइट ब्लड सेल्स निकलेंगे जो हेल्प करेंगे, रिमूव करेंगे इन्फ्लेमेशन की जितनी भी काजेज़ हैं उनको रिमूव करेंगे। और इन्फ्लेमेशन की काजेज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, हीट या जो भी इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ पस, ठीक है। जब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये इनगल्फ कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया को और नेक्रोटिक टिश्यूज़ को, ठीक है। तो जो सारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होता है जो सारे तकरीबन, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स थोड़े से हमें पता है बेचारे कमज़ोर होते हैं मैक्रोफेजेस की बजाय के ऑपोजिट, अगर हम मैक्रोफेजेस के साथ उनका कंपैरिजन करें तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना इस तरह करते हैं बैक्टीरिया को और किसी भी नेक्रोटिक टिश्यूज़ को इनगल्फ करने के चक्रों में जो बेचारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो तो सारे के सारे डेड हो जाते हैं। लेकिन जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना तो कुछ मैक्रोफेजेस डेड होते हैं और मोस्टली मैक्रोफेजेस नहीं डेड होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बनस्बत न्यूट्रोफिल्स के। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कैविटी जिसके अंदर सारा एक नेक्रोटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं? नेक्रोसिस हमें पता है डेथ ऑफ द टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्रोटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जिनकी डेथ हुई होती है और इस सारी जंग में जो से न्यूट्रोफिल्स मरे होते हैं और जो बेचारे मैक्रोफेजेस मरे होते हैं और जो टिश्यू फ्लूइड है, इस सारे का जो मिक्सचर है ना उस मिक्सचर को हम कहते हैं पस, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर जब एक इन्फेक्शन सप्रेस्ड हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, तो जो उसके डेड सेल होंगे और जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ हो जाएंगी उनकी ना पस के अंदर जो वो होंगे उनकी ना ऑटोलाइज हो जाएगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि वो टाइम के साथ साथ वो खुद ही इंजाइमेटिक डाइजेशन उसकी होना शुरू हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ऑटोलाइज हमें पता है इंजाइमेटिक डाइजेशन को कहते हैं, ठीक है। और जो एंड प्रोडक्ट रह जाएगा वो आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है उसके सराउंडिंग टिश्यूज़ वगैरह उसे खाना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म कर देंगे और जितने भी एविडेंस होंगे टिश्यू डैमेज के वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे।
जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसाइनोफिल्स का, ठीक है। हम लोगों ने पहले न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस दोनों पढ़ लिए। अब हमारे पास इसाइनोफिल आ रहा है, ठीक है। जो इसाइनोफिल है ना, वो हमारी बॉडी में तकरीबन 2% होता है। अगर हम ब्लड लिकोसाइट्स की बात करें तो जो इसाइनोफिल्स की परसेंटेज है, पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है, वो 2% होती है, ठीक है। इसाइनोफिल्स जो होते हैं ना, वो वीक मैक्रोफेजेस होते हैं बनिस्बत हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की जगह जो इसाइनोफिल्स होते हैं वो वीक होते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसाइनोफिल्स के बारे में, तकरीबन 5 से 6 वो पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये हमारे पास क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि ये वीक मैक्रोफेजेस होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि ये भी एग्जिबिट करते हैं हमारे पास कीमोटैक्सिस मैंने जैसे बताया था कि न्यूट्रोफिल्स में जो भी टिश्यू इंजरी जहाँ से होती है, ठीक है, वो वाला टिश्यू इंजरी से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स को या इसाइनोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो उस अट्रैक्शन की वजह से वो उसकी तरफ किसी भी इंजरी वाले एरिया की तरफ मूव होते हैं, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस करते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं और इसाइनोफिल्स भी कीमोटैक्सिस की काम करते हैं, कीमोटैक्सिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि जो इसाइनोफिल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स से थोड़े से कम इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये है कि इसाइनोफिल जो है ना, वो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर उन लोगों के अंदर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसाइनोफिल्स मोस्टली पैरासाइटिक इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। अब इसाइनोफिल्स यहाँ पे करते कैसे काम है, ठीक है। ये है कि हमें पता है कि जो भी एक पैरासाइट्स होता है वो इतना बड़ा होता है कि हम किसी भी फैगोसाइटिक सेल जो सा होता है या फिर इसाइनोफिल्स होते हैं वो उसे इंगल्फ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो इसाइनोफिल्स होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन पैरासाइट्स के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, ऐसे केमिकल रिलीज करते हैं जो कि उस पैरासाइट्स को मार देते हैं, ठीक है। ये इनके पास टेक्निक होती है, क्योंकि इंगल्फ तो कर नहीं सकते होते, फैगोसाइटोस तो कर ही नहीं सकते होते उस पैरासाइट्स को उनके साइज की वजह से, तो ये उनके साथ अटैच करते हैं अपने आप को, और उधर से ऐसे केमिकल्स निकालते हैं जिनकी वजह से वो किल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बात ये है कि अब वो किस तरह के कौन कौन से केमिकल्स निकालते हैं। अगर हम केमिकल्स की बात करें तो ये एक हाइड्रोलाइटिक इंजाइम से निकालते हैं अपने ग्रेन्यूल से, जो कि मॉडिफाइड लाइजोसोम्स होते हैं। और हमें पता है कि लाइजोसोम जो से हैं वो कोई भी इस तरह का पैरासाइट्स वगैरह उनको खा लेते हैं, ठीक है, या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये करते हैं, ये हमारे पास एक रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, जो कि बहुत लीथल होती है पैरासाइट्स के लिए, बहुत टॉक्सिक होती है पैरासाइट्स के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और बाकी ये रिलीज़ करते हैं हाईली लार्वेसिडल पोलिपेप्टाइड्स, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन्स, और ये भी हमारे पास पैरासाइट्स को किल करने में मदद करती है, ठीक है। पॉइंट नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 पे यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज़ की हुई है, ट्राइकिनोसिस, ठीक है। ट्राइकिनोसिस भी ट्राइकिनोसिस मेनली है क्या चीज़, ठीक है। ये जो लोग ऐसा पोक खाते हैं जो कि अनकुक्ड होता है, इन्फेक्टेड पोक खा लेते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एक पैरासाइट्स आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइचिनीला पैरासाइट्स, ठीक है। और इसाइनोफिल्स आप जरा पैरासाइट्स के अगेंस्ट काम कर सकते हैं तो इनके अगेंस्ट भी काम करता है, ठीक है। और इसाइनोफिल्स मेनली उन टिश्यूज़ में भी जाता है जो कि एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एलर्जिक रिएक्शन अगर हमारे किसी के लंग्स के अंदर हो जाता है तो इसाइनोफिल्स वहाँ पे जाकर उनको हेल्प आउट करते हैं। और दूसरा एलर्जिक रिएक्शन अगर स्किन में होता है तो इसाइनोफिल्स जाएंगे स्किन में और हेल्प आउट करेंगे उस एलर्जिक रिएक्शन को ख़त्म होने में, ठीक है। और जैसे हमने पहले भी अभी पॉइंट पढ़ा है कि जो इसाइनोफिल्स होते हैं वो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स को इस तरह के फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं और इसकी वजह से मूवमेंट करते हैं टूवर्ड द इन्फ्लेम्ड एरिया। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है इसाइनोफिल्स के। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बेसोफिल्स। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो सिर्फ बेसोफिल्स होते हैं ना, वो हमारे पास सर्कुलेटिंग ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे कैपिलरी के आउटसाइड ना होते हैं मैस्ट सेल। तो यहाँ पे वो बात करेंगे जो बेसोफिल्स होते हैं और जो मैस्ट सेल होते हैं, ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि जो मैस्ट सेल्स होते हैं और बेसोफिल्स होते हैं, इन दोनों के अंदर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, और जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो सेम होते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि वो केमिकल मीडिएटर्स कौन से होते हैं? वो केमिकल मीडिएटर्स जो कि मैस्ट सेल में और बेसोफिल्स में होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ये हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन्स और सेरोटोनिन, ये केमिकल मीडिएटर्स होते हैं। और जैसे कि अगर याद हो तो ये हमने पिछले टॉपिक में किया था कि ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, ये क्या काज करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि मैस्ट सेल के अंदर ये दोनों एक दूसरे के बेसोफिल्स और मैस्ट सेल्स एक दूसरे से सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, और हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन्स और सेरोटोकाइनिन, जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन की कोज करते हैं, ठीक है। इसी तरह इन दोनों के पास एक और केमिकल होता है जिसे हम लोग कहते हैं हेपारिन, ठीक है। लेकिन ये हेपारिन क्या करता है? ये ब्लड की कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास है बेसोफिल
ठीक है, और हमारे पास है एक मैस्ट सेल। ये सपोज कर लें ये एक हमारे पास मेसोफिल है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। इसके पास एक ऐसी पावर कह लें, इसके पास पावर है कि किसी भी बेसोफिल या मैस्ट सेल को के साथ चिपक जाती है, ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाती है। ये एक बेसोफिल है, ये मास्ट सेल है, इसके साथ ही एक एंटीबॉडी अटैच हुई है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी के साथ साथ जरा एंटीजन अटैच होगा। जब इसके साथ कोई एंटीजन ने आके अटैच होना शुरू हुआ, जैसे इसके साथ कोई एंटीजन अटैच होगा, इससे क्या होगा, इससे जो सा ये हमारे पास बेसोफिल है या न्यूट्रोफिल है, ये रैप्चर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, हिस्टामाइन होता है हमारे पास, ब्रेडिकाइनिन होता है, सेरोटोनिन होता है। ये क्या होगा, ये बस्ट होगा, हमारे पास बेसोफिल या मास्ट सेल ये बस्ट होगा, तो इसके अंदर से केमिकल्स निकल आएंगी और ये केमिकल्स क्या करेंगे, ये वहाँ पे एलर्जी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये पहले भी बताया कि इन्फ्लेमेशन की कोजेज भी करते हैं और वहाँ पे एलर्जी भी कोजेज करते हैं। यहाँ पे पहले जैसे हम लोगों ने इसाइनोफिल में पिछले में पढ़ा है कि ये एलर्जिक रिएक्शन वाले एरिया पे जाते हैं और वहां पे उस एलर्जी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ऑपोजिट देखें तो जो बेसोफिल है ये हेल्प आउट करते हैं एलर्जिक रिएक्शन करने में। तो ये एक इन दोनों में इसाइनोफिल्स में और बेसोफिल्स में डिफरेंस। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो हमारे पास है लिकोपनिया। लिकोपनिया क्या, ठीक है, लिकोपनिया जो है ना वो एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसके अंदर क्या होती है, जो हमारा बोन मैरो होता है ना वो बहुत कम वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमें पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी को बचाते हैं किसी भी किस्म के बैक्टीरियल, वायरल और इस किस्म के किसी भी इन्फेक्शन से वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लिकोपनिया हो गया, वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए, ऑब्वियसली सीधी बात है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के काजेज ज़्यादा हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हमारी जो बॉडी है ना, मोस्टली अगर हम लोग स्किन की बात करें तो हमारी स्किन हर टाइम एक्सपोज हो रही होती है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में हज़ारों तरह के बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के जो हिस्से होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग माउथ की बात करें, ठीक है, तो माउथ के आसपास हमारे उस एरिया में बहुत तरह के बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। उसके अलावा माउथ में रिस्पायरेटरी ट्रैक में हो जाते हैं, और उसी तरह आगे जाते जाते गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जैसे थे वो कोलोन बैसिलस उधर प्रेजेंट होते हैं, आइस के एरिया के अंदर, वजाइना के एरिया के अंदर, ठीक है। अगर वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में वीक होगी, कम हो गई, ठीक है, बात यह है कि ये मौजूद तो है इन सारे एरियाज में, बैक्टीरियाज वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद तो है इन एरियाज में, ठीक है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स ने इनको इनकी लिमिट में रखा हुआ है कि भाई तुमने अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन अगर हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स ही कम हो गए हैं तो ये तो मतलब कहते हैं ये तो चौड़े हो जाएंगे, ये तो कहेंगे हाँ जी हमने आए, और ये आएंगे भी क्योंकि आगे वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन ही कम है जो कि इनको आगे से रोके कि भाई ना हो, ठीक है। एक दफा ये लोग बॉडी में आ गए, साफ जा रही, फिर वहां पे अल्सर कॉज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर माउथ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे माउथ के आसपास होते हैं, हमारे अगर अंदर ओरल कैविटी के अंदर आ जाएंगे तो ये वहां पे उसका अल्सर काजेस करना शुरू हो जाएंगे, और अगर अल्सर काज हो गया तो दूसरे हमारे आसपास के टिश्यूज को भी डैमेज करना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से हमारी बॉडी में बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। और अगर सिर्फ 2 दिन के लिए हमारा जो से वाइट ब्लड सेल्स है ना वो अपनी प्रोडक्शन बंद, वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है बोन मैरो से, तो अल्सर की काज हो जाएगी, और इवेंचुअली विद इन अ वीक की अगर हम लोग बात करें तो डेथ भी काज हो सकती है एक पर्सन की, ठीक है। इतने डेंजरस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमारी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स ने कंट्रोल करके रखा हुआ होता है, ठीक है। आगे वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी अगर हमारी जो बॉडी है ना, अब वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम कैसे होती है, साफ जाहिर है कि जो बोन मैरो है वो प्रोडक्शन करती है वाइट ब्लड सेल्स की। इसका यही मतलब है कि वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम होने, इसका ये मतलब है कि कोई ना कोई बोन मैरो के साथ इसका कनेक्शन है कि बोन मैरो में किसी ना किस्म का डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बोन मैरो में किस तरह हो सकता है डैमेज, तो वो ये कह रहे हैं कि मे बी हमारा जो बॉडी जब एक्स रेज के साथ या गामा रेज के साथ एक्सपोज होती है, ठीक है, तो उससे हमारी बोन मैरो जो है वो खराब हो सकती है, किसी तरह उसके फंक्शनिंग पे इफेक्ट हो सकता है। किसी किस्म के अगर हम लोग कोई ऐसे ड्रग्स लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं जिसके अंदर बेंजीन हो या फिर एरिथ्रोसिन न्यूक्लाई वगैरह हो, तो ये हमारी बोन मैरो को उसकी एप्लिप्सिया कर देती है, मतलब उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में उन्होंने ना कॉमन ड्रग्स के नाम दिए हैं जो कि इफेक्ट करते हैं बोन मैरो की काम करने को, उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आगे वो ये बात करें कि अगर जो सी जो इरेडिएशंस हुई हैं उससे इंजरी हो गई है बोन मैरो को, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें हमारे बोन मैरो में कुछ ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं, माइलोब्लास्ट होते हैं और हेमेटोसाइटोब्लास्ट होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते, ठीक है। इससे ये है कि ये इसका मतलब ये है कि हमारी बोन मैरो दोबारा से रीजेनरेट हो सकती है और दोबारा से अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकती है। अगर जितनी देर में ये डैमेज हुई है हमारी बोन, उतनी देर में अगर हम पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक्स देते रहे जिससे वो ड्रग्स के साथ लड़ते रहे, हमारी बोन को उतना काम ना करना पड़े और ये अपने आप को उतनी देर में रिकवर कर ले, तो दोबारा से ये अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकते हैं।
जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या है भाई? ल्यूकीमिया जो सा है ना वो हमारे पास है कि वाइट ब्लड सेल्स की अनकंट्रोल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब ये कि इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल इंक्रीज प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, अनकंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो इस टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूकीमिया कहेंगे, ठीक है। अब दो टाइप के वो कह रहे हैं ल्यूकीमिया होते हैं, एक लिम्फोसाइटिक और एक मेलानोजीनियस ल्यूकीमिया। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, हम इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिम्फोसाइटिक वो जो कि दो तरह के लिनिएज होते हैं, एक लिम्फोसाइटिक होते हैं, एक मेलानोजीनियस होते हैं। जो लिम्फोसाइटिक होते हैं वो लिम्फ टिश्यू से या लिम्फेटिक सेल से, और जो मेलानोजीनियस है वो मेनली जो उनसे प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो लिम्फेटिक इसी से पता चल रहा है कि लिम्फेटिक और मेलानोजेनिस जो ल्यूकेमिया है वो ये है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फ, उनको हम लिम्फेटिक कहेंगे, जो आगे ट्रांसफर होता जाएगा। और जो मेलानोजेनियस है वो बोन मैरो में, बोन मैरो से आगे ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास होते हैं, इसके अंदर मोनोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, ये सारे इस चीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर साफ ज़ाहिर जो ल्यूकेमिया हमारा मेगाकैरियोसाइट्स में है तो वो मेगाकैरियोसाइट्स ल्यूकेमिया हो जाएगा। मेलानोजेनियस ल्यूकेमिया उसी की एक है, और ये इफेक्ट किसको करेगा? स्पेशली हमारे लिम्फ को, स्प्लीन को और लीवर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग की बात करें तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है मेलानोसाइट ल्यूकेमिया द कैंसरस सेल्स ओकेजनली प्रोड्यूस पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल रिजल्टिंग इन वन माइट बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया। वो वही कह रहे हैं कि जिस सेल से जोन से आगे अनडिफरेंशिएटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, जिधर से हो रही है, न्यूट्रोफिल्स की हो रही है तो उनको न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया कहेंगे। साइनोफिल से हो रही है तो साइनोफिलिक ल्यूकेमिया कहेंगे। बेजोफिल से हो रही है तो बेजोफिलिक ल्यूकेमिया कहेंगे, और ये सब कुछ। और वो ये कह रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर आगे जितना ज़्यादा होगा ये इवेंचुअली डेथ की भी काज कर सकता है, ठीक है। अगला हमारे पास पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ ल्यूकेमिया ऑन द बॉडी। ल्यूकेमिया के हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है? तो पॉइंट ये है कि इफेक्ट ऑफ ल्यूकेमिया है कि मेटास्टेटिक ग्रोथ ऑफ द ल्यूकेमिक सेल्स इन द एबनॉर्मल एरिया ऑफ द बॉडी, के हमारी बॉडी के एरियाज के अंदर इनकी एबनॉर्मल जब ग्रोथ होगी, साफ ज़रा ल्यूकेमिक जो से सेल्स है बोन मैरो के अंदर जब प्रोड्यूस होंगे तो ये साफ ज़रा दूसरी बोन्स को भी अपने साथ इफेक्ट करेंगे, और दूसरी बोन को इफेक्ट करेंगे तो जो बोन्स की टेंडेंसी है काम करने की वो कम हो जाएगी, और मेनली जो से हमारी बोन्स हैं वो फ्रैक्चर्स इजीली हो सकेंगी। तो ये हमारे पास ल्यूकेमिया का इफेक्ट है। अगर हम किसी भी किस्म की ल्यूकेमिया की बात करें, बेशक वो लिम्फोसाइटिक है या मेलानोजेनियस ल्यूकेमिया है, ये दोनों ही किस्म के जो ल्यूकेमिया ये मेनली हमारे स्प्लीन को, लिम्फ नोड्स को और लीवर को, तो स्पेशली ये इन एरियाज को ज़रूर ही डैमेज करेंगे। अगर हम कॉमन इफेक्ट्स की बात करें तो जो ल्यूकेमिया के कॉमन इफेक्ट हैं ये पॉइंट जहन में रखने वाले हैं। क्या उसके कॉमन इफेक्ट है? कॉमन इफेक्ट ये है कि डिवेलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन ये करते हैं, सीवियर किस्म की एनीमिया का साफ जरा काज होती है, और ब्लीडिंग टेंडेंसी काज बाय द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ब्लीडिंग टेंडेंसी कैसे? मतलब कि ये लेक ऑफ प्लेटलेट्स उसको भी इफेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में साफ जरा ल्यूकेमिया से क्या होगा, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की भी कमी हो जाएगी, और प्लेटलेट्स का तो हमें एज वी नो कि प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक और यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया, वो ये है कि जो सा ल्यूकेमिया है ना, इससे क्या होगा कि हमारा जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस है ना, एक्सेसिव जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होंगे वो तो ये मतलब ल्यूकेमिया वाले सेल ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में साफ ज़ाहिर है अमाइनो एसिड, जब हम खुराक लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे टिश्यूज़ को भी तो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये चूँकि इनकी अनकंट्रोल मतलब डिवीजन स्टार्ट हुई है, तो ये कहेंगे कि भाई पहले हमें ये सारी चीज़ें ला दो। अब इनको ला देंगे तो बाकी हमारे टिश्यूज़ को प्रोटीन की कमी हो जाएगी, अमाइनो एसिड्स की कमी हो जाएगी, जिससे हमारे टिश्यूज़ के अंदर स्टारवेशन, मेटाबॉलिक स्टारवेशन शुरू हो जाएगी। और अगर मेटाबॉलिक स्टारवेशन ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी, साफ ज़ाहिर उससे ये अकेली ही चीज़ काफ़ी है हमें, मतलब किसी भी इंसान की डेथ कोज करने के लिए, क्योंकि साफ जब प्रॉपर डाइट ही नहीं इंसान की बॉडी को मिल रही, टिश्यूज़ को डाइट ही नहीं मिल रही, तो इवेंचुअली उन्होंने काम करना ख़त्म ही करना है, तो इवेंचुअली डेथ ही कोज होगी इससे। सो ये हमारा टॉपिक था, हमारा चैप्टर नंबर 34 जो कि काइटिन का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।